नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका CHSL 2021 MTS और CPO के साथ साथ CGL मेंस भी आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स के सेट 2 की। पहला सेट आई होप आपने देख लिया होगा और प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना ली, उसमें पहले भी मैंने एक्सपेक्टेड सेट करवा रखे हैं CGL के टाइम पे, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और 2200 क्वेश्चन जो मैंने मेंस के लिए करने को कहे हैं, CHSL के लिए भी अगर कर लोगे तो 50 आउट ऑफ 50 हो जाएगा। उन क्वेश्चन की वीडियोज़ की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक टेलीग्राम पे पिंड है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से वीडियोज़ सर्च कर लो। PDF आपको जो अवेलेबल होगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग परेशान ना किया करें, ठीक है, क्योंकि जो मुझ पे हो पा रहा है वो मैं PDF वगैरह डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पिछले सेट में आपने कहा था कि ये तो एग्जाम लेवल का है, आप थोड़ा सा और कैलकुलेटिव करवाएं, ताकि अगर जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आए तो भी आपको हैरानी ना हो, तो ये कैलकुलेटिव सेट का बाप होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैंने टाइप कर रखा है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा इसका, तो आप वो भी जाके डाउनलोड कर लें। पहला प्रश्न बहुत सुंदर सा मेंसुरेशन से प्रश्न है। आते हैं पहले प्रश्न पे, सारे लोग लाइक कर देंगे एक बार वीडियो को। कहा गया ये स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड हॉलो कॉनिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट 24 सेंटीमीटर। यानी आधार त्रिज्या किसी शंकु की 7 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसके शंक्वाकार बर्तन में एक गोले को रखा गया है, ठीक है, और उल्टा करके रखा गया। देखो उल्टा और सीधा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या करते हो आप, उल्टा और सीधा में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो। शंकु सीधा का मतलब होता है कि इस तरह से रखा गया आधार के प्रति, और उल्टा का मतलब होता है इस तरह से रखा गया, ठीक है। क्या समझे, ये उल्टा रखा गया। इसमें कहा गया एक गोला इस प्रकार से रखा गया है कि गोला जो है इसमें कंप्लीटली फिट आता है। फिट होने का मतलब ये आधार को भी टच करता है और दोनों साइड्स को भी टच करता है, जितना मैक्सिमम साइज का गोला रखा जा सकता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना, ये एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि बेसिक से जाओगे तो आपको सिमेट्री लगानी पड़ेगी। एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा करोगे, फिर इसका ऊंचाई और त्रिज्या का मतलब बेस का अनुपात, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ऊंचाई और त्रिज्या के अनुपात के मतलब बेस रेडियस यानी इसके बराबर होगा, तो वो सिमेट्री ना लगाना पड़े उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर किसी भी शंकु की बेस रेडियस आर हो, किसी भी शंकु के लिए अगर बेस रेडियस आर हो, उसकी ऊंचाई h हो और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर l हो, तो उसमें रखे जा सकने वाले मैक्सिमम स्फीयर की जो रेडियस होती है, यानी कि जो सबसे बड़ा स्फीयर रखा जा सकता है उसकी जो रेडियस होती है वो बराबर होती है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R अगर माने तो वो बराबर हो जाएगी स्मॉल h इंटू आर अपॉन एल प्लस आर। होती है नहीं होती। अब आप कहें ये फॉर्मूला नोट कर लेना, जहाँ पे h क्या है, शंकु जिसमें रखा गया है, कोण जिसमें रखा गया है उसकी ऊंचाई, r बेस रेडियस, l स्लैंट हाइट और r रेडियस। अब यहाँ से आप निकाल लो, आपको बेस रेडियस दी गई r बराबर कितनी दी गई 7, ऊंचाई h बराबर 24, तो आपको पता है अगर ये 7 है 24 तो l बराबर होता है उस त्रिभुज का विकर्ण, मतलब उस त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज कर्ण जिसका आधार 7 है ऊंचाई 24 है। तो आप कहेंगे विकर्ण होता है अंडर रूट में 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर का योग, जो कि हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो L बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो H बराबर कितना आ गया भैया 24 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 25 और प्लस 7 32। काट पीट दो, 8 चौको 32, 8 तिया 24, डरना बिल्कुल नहीं, 21/4 आपकी रेडियस। अब आपको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब मतलब 21/4 का होल क्यूब, 21 गुणे 21 गुणे 21 और बटे 4 गुणे 4 गुणे 4 और नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। और बटे में किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर, रेडियस है 7 तो 7 गुणे 7 और गुणे एच कितना है 24। क्लियर हो गया। अब यही अनुपात आपसे पूछा गया भैया, इसको जैसे मन करे सॉल्व कर दो। π/3 से π/3 कैंसिल, 7 7 से 21 21 कट के 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 24 आपका कटेगा नहीं कटेगा, पहले 3 से यहाँ पे काट लो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा ऊपर बचेगा 3 गुणे 21 यानी कि 63 बटे नीचे बचेगा 4 चौको 16 चौको 64, या ऐसे देखो ऊपर तो हो गया 63 और नीचे कितना हो जाएगा 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो 4 चौको 16 8 128।
तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 63:128। ये फॉर्मूला अगर आप ना जानते तो आपको सिमेट्री लगानी पड़ती और सिमेट्री लगाने में आपका टाइम किल होता। तो आपको याद रखना है कि उस गोले की रेडियस जो किसी शंकु में जिसकी हाइट h है और बेस रेडियस r है उसमें रखा जा सकता है, उसकी रेडियस होती है h/r/l+r। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर सा प्रश्न था, आराम से हो गया। चलो बहुत सुंदर। और ये सीजीएल मेंस में एक बार पूछा गया था, इस बार फिर से इन्होंने सीजीएल में एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया, जो आईसीएआर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। क्लियर हो गया? अच्छा प्रश्न था। तो आईसीएआर में अच्छे प्रश्न आए, वो मैंने एक्सपेक्टेड सेट में डाल दिए। अगला प्रश्न है, इसको वैल्यू पुटिंग से करोगे या जिससे मन करे करो। एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, आपको दिया गया एक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ना 0 है ना 90 है, यानी आपको 3 वैल्यूज ट्राई करनी है, 30, 45 और 60। आप उल्टा ट्राई करने की कोशिश करो, 60 से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर होता है 60 रखोगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 3 जुड़ रहा है, यानी 3 से 1/4 एक पक्ष में हुआ। अगर ये दूसरे पक्ष में इसकी वैल्यू 3 से 1/4 तो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पे रखो 3 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर x, यानी cot स्क्वायर 60, cot 60 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 1/3 में गुणा 1 प्लस 3 3 9/4 यानी 2 सही 1/4। तो 1 प्लस 2 सही 1/4 यानी 3 सही 1/4। दोनों पक्ष बराबर, यानी x की वैल्यू 60। अब x की वैल्यू 60 हो गई तो आपसे पूछा गया था 2 cos x प्लस 3 sin x। 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर है? और प्लस 3 sin x यानी 3√3/2। हर बराबर कर लो। तो यहाँ से देखो 2 ऊपर है, यहाँ पे 3√3 है, नीचे में 2। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 + 3√3/2। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो बहुत सुंदर। घबराओ ना, प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया ABC कोई बिजनेस में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, उनके शेयर का अनुपात 5:6:4 है। 5:6:4 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। कहा गया ए जो है 30% पाता है मैनेज करने के लिए, यानी ये मैनेजर है मान लो, तो 30% इसको मिल जाता है और रिमेनिंग को उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। कहा गया इंड के अंत में जो ए का प्रॉफिट था वो 20,000 ज़्यादा था बी और सी के प्रॉफिट से, तो आपको बी का प्रॉफिट में हिस्सा बताना है। देखो ए का प्रॉफिट में हिस्सा मान लो 10x टोटल प्रॉफिट हो रहा है भैया, तो 10x में 3x तो ए को पहले मिल गया, यानी ए का हिस्सा पहले 3x हो गया। अब बचा जो 7x उसको बांटा गया 5:6:4 के अनुपात में। ठीक है, बचा कितना, 7x। बचा कितना, 7x। 7x बचा। ठीक है, 7x जो बचा उसमें ए का हिस्सा कितना हो रहा है, ए का हिस्सा कितना हो रहा है, 5 + 6 + 4 यानी 5 6 11 4 15 यानी 5/15 हिस्सा हो रहा है टोटल का। यानी जो 7x बचा इसी को इसके अनुपात में बांटा गया, यानी 5/15 हिस्सा 7x का ये पा रहा है। और ये दोनों मिलकर कितना पा रहे हैं, 10 हिस्सा आउट ऑफ 15 किसका, 7x का। और आपसे कहा गया कि जो ए का टोटल हिस्सा है, ए का टोटल हिस्सा कितना है, 3x इधर और इतना इधर, 5/15 हिस्सा। देखो ए का टोटल हिस्सा कितना हो, 3x तो मैनेजिंग के लिए और 5/15 हिस्सा 7x का, यानी इतना टोटल पाया ए। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 3x + 35x/15 यानी कि ये हो गया 3x + 35x/15, ये हो गया ए का हिस्सा। और बी और सी का मिला के 10/15 है हिस्सा ऑफ 7x। और इसका अंतर दिया गया आपको कितना, आपको इसका अंतर दिया गया 20,000। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो 3x + 35x यानी 15 × 45 और 35 80x/15 और 70x/15 यानी 10x/15 बराबर इतना हो गया। तो यहाँ से 10 ये कटेगा 2,000 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। x बराबर 30,000। अब काम खत्म हो गया, x बराबर 30,000 हो गया भैया। आपसे कहा गया कि 7x को ही बांटना है, यानी 2,10,000 को ही बांटना है, 2,10,000 को ही बांटना है। b को मिलेगा उसमें से 6 हिस्सा आउट ऑफ 15, तो b का हिस्सा हो जाएगा 6/15 हिस्सा ऑफ 2,10,000। 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 5, 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 42,000। और 42 दूना 84,000 बी का हिस्सा हो जाएगा, यानी 42 × 2 84। कितना हो जाएगा, 84,000 किसका हिस्सा हो जाएगा, बी का। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3x तो ए को पहले मिल गया, अब जो बचा 7x उसका 5/15 हिस्सा इधर मिला और इन दोनों को मिला के 10/15 हिस्सा मिलता है 7x का। और यही अंतर दिया गया कि ए के लाभ और बी और सी के लाभ के योग का अंतर जो है वो 20,000 है। हमने अंतर निकाल के 20,000 किया, बस वैल्यू निकल के आ गई। अगले प्रश्न में क्या कहा गया
कहा गया ए की जो इनकम है वो 35,600 रुपये पर महीने है, वो 20% बचाता है। उसकी इनकम अगर 25% से बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंडिचर 30% से बढ़ जाता है, तो सेविंग कितना? अब इसको बेसिक से करोगे, मेरे हिसाब से सबसे आसानी से कर लोगे। 35,600 कमाता था, ठीक है। हमने कहा वो अपनी आय का 20% बचाता है। अब देखो हमें इससे मतलब नहीं वो कितना कमाता है, हम सीधे मान लेते हैं 100 कमाता है, वो 100% कमाता है, जिसमें से 80% खर्च करता है, तभी तो 20% बचता है। बिल्कुल सही है, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ठीक है। आपसे कहा गया उसकी जो आय है वो 25% बढ़ जाती है, यानी अभी आय 125 हो गई। व्यय में 30% वृद्धि, यानी 80 था तो 30 यानी 24 बढ़ जाएगा, यानी 104 हो गया। यानी बढ़ा कितना? अगर 125 कमाता है, 104 खर्चा हो, यानी 21 रुपये बच रहा है, 21 रुपये बच रहा है। यानी आपने कहा 20 से 21, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा? 5%। और आपने कहा 5% वृद्धि होती है किसमें? सेविंग में। तो सेविंग में 5% वृद्धि होने का मतलब कितने का? 5%। अब देखो आपने कहा 5% की वृद्धि, 20 से 21 हो रहा है, यानी कि 20 से 21 यानी 1 की वृद्धि, ऐसे मानो 1 की वृद्धि हो रही है। सेविंग में 1 की वृद्धि हो रही है। आपने कमाई मानी थी 100, जो कि कमाई कितनी है? 35,600। तो 100 बराबर 35,600 मानी 1 बराबर 356, यानी कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ रही है? 356। क्लियर हो गया भैया? क्लियर हो गया? हमने रेशियो मेथड से कर लिया, आसानी से एक लाइन का प्रश्न बना दिया। और दीदी लोग बिल्कुल गुस्साएंगे नहीं, अब प्रश्न को उड़ा उड़ा के करेंगे। 2x + 3y दिया गया, xy दिया गया, आपको क्यूब निकालना, तो इसी का उठा के क्यूब कर दो ना। तो a क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब, यानी 8x क्यूब प्लस b क्यूब 27y क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 × 2x × 3y, यानी 18xy। xy की वैल्यू 1/6 दी गई है, इंटू 3x + 2y, यानी 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 का क्यूब 125/8। आपको क्या काम करना है? देखो आपको इसको इधर भेज देना है, यानी 6 × 3 = 18, 15/2 को इधर भेज देना है। 15/2 यानी कि 60/125/8 में से कितना घट जाएगा? 60/8 घट जाएगा। बचेगा कितना भैया? 65/8। आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 65/8 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? मैंने आपको एक बात बोली है कि जब मैं करवाता हूँ कोई एक्सपेक्टेड सेट या कुछ भी, तो पहली सेट पे ये ना कहा करो ये कर दो वो कर दो। मैं कठिन करवाऊंगा तो इतना कठिन करवा दूँ, मुझे एग्जाम रिलेवेंसी समझनी है ना। अब ये ICAR का प्रश्न है, ICAR में पूछा गया, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर मुझे लगता कि ये यूजफुल नहीं है तो मैं ना करवाता, कितना भी आप चिल्लाते रहते। क्योंकि एक पेन की कीमत नोटबुक की कीमत से 64% कम है, यानी पेन और नोटबुक की बात करें, यानी नोटबुक अगर 100 है भैया तो 64 कम, यानी 36 पेन की कीमत है। क्योंकि 5 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 120 रुपये। 5 पेन कितना हो जाएगा? 180 का, और 3 नोटबुक यानी 300 मिलके कितना हुआ? 480। 480 बराबर कितना दिया गया? 120, यानी 1/4। तो पेन की कीमत 1/4, नोटबुक की कीमत भी 1/4, यानी पेन की कीमत हो गई 9 रुपये और नोटबुक की हो गई 25 रुपये। अब आपसे कहा कितना गया? 8 पेन यानी कि 72 रुपये और 5 नोटबुक यानी कि 125 रुपये, दोनों जुड़ के 197 रुपये में आपका पूरा सामान आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो दिमाग थोड़ा सा बढ़ाओ। अब बात अगर अभी भैया के हो गई है तो डरने की कोई बात नहीं। अभी भैया के पास 2 आइटम है, उन्होंने ए को 15% हानि पे बेचा और बी पे 25% प्रॉफिट, तो उनका ना फायदा ना नुकसान, यानी जितना यहाँ गया उतना यहाँ आ गया। यानी हम कह सकते हैं ए का 15% बी के 25% के बराबर है, ए का 15% बी के 25% के बराबर है, यानी कि ए का 15% बी के 25% के बराबर, यानी 5 से काट दो 3, 5 से काट दो 5, यानी हम कह सकते हैं ए को हम 5x ले सकते हैं, बी को 3x ले सकते हैं, यानी ए बराबर हो गया 5x और बी बराबर 3x। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, कहा गया अगर ए को 25% के लाभ पे बेच देता है, ए पे लाभ कितना हो रहा है? 25%, यानी कि 1/4 का, यानी 5x/4 का लाभ यहाँ हो गया, और बी को 10% हानि पे, यानी कि 3x/10 की हानि सह लेता है, तो उसे 114 का लाभ होता है, यानी ओवरऑल उसे 114 का लाभ होता है। तो पहले मामले में ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताना है। अब आप पहले सॉल्व कर लो। तो 5x/4 और 3x/10 हर बराबर करोगे तो यहाँ पे 20 हर एलसीएम आ जाएगा, 5 से गुणा होगा 25x इधर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा होगा यानी 6, यानी 19x/20 बराबर 114, यानी x बराबर हो जाएगा 19x/20 बराबर 114, यानी x बराबर 120। अब x बराबर 120 हो गया, तो आपसे कहा गया ए का क्रय मूल्य हो गया 600 और बी भाई साहब का 360। अब आपसे कहा गया कि इनके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के अंतर बताना है।
ए को कितने पे बेचा गया था पहले? 15% की हानि पे। 15% हानि यानी 90 रुपया कम, यानी 510 में बेचा गया। बी को कितने पे बेचा गया था? 25% लाभ यानी 90 रुपये ज़्यादा लेके, यानी कि कितना? 450 में। तो पहले 510 में ये बेचा गया, 450 में ये। अंतर कितना हो जाएगा? 510 माइनस 450 बराबर 60। क्लियर हो गया। अब मैं जब वो प्रश्न करवाता हूँ तो आप कहते हो कठिन नहीं है, फिर अगर आप करते हो तो कहते हो कठिन है, कोई और कराते हो तो कहते हो कठिन। अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन आसान आपको लगने लगता है तो। कौन सा प्रश्न है? 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 4.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो उसे 1 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी 8.4 वो गया डाउन स्ट्रीम यानी डी से गया, और 4.8 अप स्ट्रीम से गया यानी 4.8 बटे अप स्ट्रीम, तो 1 घंटे का समय लगा। दूसरे केस में 17.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया और 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम से गया, तो उसे समय लगा 2 घंटे। क्लियर। आपसे कहा गया 31.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में, यानी बोट की स्पीड, नॉर्मल स्पीड पर जाने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। आसानी से कर सकते हो। कैसे? अब आप देखो, अगर हमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालना, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब 1 की जगह पे इसको रख दो, यानी 2 गुणे 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना इसका 16.8 बटे डाउन स्ट्रीम प्लस 9.6 बटे अप स्ट्रीम। सॉल्व कर लो तो इसको इधर ले जाएंगे, किसी को एक साइड ले आओ, तो यहाँ से हमारा 0.7 इधर हो जाएगा, यानी 0.7 बटे डाउन स्ट्रीम बराबर 0.6 बटे अप स्ट्रीम। यानी हमने कहा डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो आया वो 7/6 आया, 7/6। अब देखो, अगर हम डाउन स्ट्रीम को थोड़ी देर के लिए 7A माने और अप स्ट्रीम को 6A माने, तो 7A से डाउन स्ट्रीम गया, यानी इधर कितना समय लगना चाहिए? 1.2 बटे ए का, 1.2 बटे ए का, और इधर कितना समय लगना चाहिए? 4.8 बटे यानी 0.8 बटे ए का समय लगना चाहिए, और बराबर 1। यानी यहाँ से हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। ए बराबर 2 हो गया, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 14। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 12। और आपको पता है भैया कि जो बोट की स्पीड होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम, यानी 14, 12, 26 का आधा 13। तो 13 से अगर हमें 31.2 जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 31.2 बटे 13 यानी 13 दूना 26, 13 चौको 52, यानी कितने घंटे? 2.4 घंटे। नॉर्मली एक लाइन में कर सकते थे, एक इक्वेशन बनाते, खटाक करके आंसर आ जाता। अगला प्रश्न है तो शानदार, लेकिन इसको आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, एक लाइन में कर दोगे। कहा गया एक व्यक्ति ए से बी तक 50 की स्पीड से, बी से सी तक 75 की स्पीड से जाता है, फिर सी से ए तक x की स्पीड से वापस आता है। जो ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी, उसका अनुपात 2:3 है। आप देखो ए से बी और बी से सी वाली चाल का अनुपात कितना है? 25 दूना 50, 25 तियां 75। तो 2 की स्पीड से 2 दूरी गया, 3 की स्पीड से 3 दूरी, यानी बराबर समय लग रहा है। यानी अगर मैं मानूँ यहाँ से 1 घंटा लगता है पहली दूरी ए से बी जाने में, तो बी से सी जाने में भी 1 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटा प्लस। अब 1 घंटा इससे गया, 1 घंटा इससे, यानी 125 दूरी गया, 125 गया। तो 125 अगर गया तो 125 वापस भी आएगा, 125 को वापस कितने से? x से। तो टाइम कितना लगेगा? 125/। ये हो गया आपका टोटल टाइम। आपने देखा कि कितना उसने टोटल ट्रेवल करा, 50 से 50 गया, 75 से 75 गया, फिर पूरा वापस आया, यानी 125 गया, 125 वापस आया, यानी 250 ट्रेवल करा। किस स्पीड से? आपने कहा स्पीड है 61, सही, 11/49। 61 गुणे 49 फटाक से कर लो, 61 गुणे 50 होता है 3025। 3025 में से कितना घटाना है? देखो 61 गुणे 50 कितना होता है? 5 कम 5, 5 छके 30, हाँ 3050, उसमें से 61 घटा दो फटाक से, तो 2089 हो जाएगा, और उसमें 11 जोड़ना है, 2989 हो जाएगा, और 11 जोड़ना है, यानी 3000 हो जाएगा। तो 3000/49 उसकी स्पीड है, तो 250 को जाने में कितना टाइम लगेगा? 250/3000 और गुणे बटे 49, तो 49 ऊपर चला जाए। आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करा, तो इधर भी टाइम है और ये इधर भी टाइम है, तो दोनों टाइम एक ही दूरी को ट्रेवल करने में लगे हैं, तो बराबर हो गए। अब आपने 250 से इसको काटा, ये 12 हो, यानी 49/12 बराबर हो गया 2 + 125/x। 2 को इधर ले आए, यानी 49/12 - 2, यानी 49 - 24/12, यानी 25/12। अब बताना 25 × 25, 25 पंचे 125, यानी 5/x बराबर 1/12, यानी x बराबर 5 × 12 60। अब बताओ इसमें क्या ऐसा था जो आपको नहीं समझा? हमने कहा टोटल डिस्टेंस इतना है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल टाइम। ये क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम बराबर कर दिया, काम खत्म। अगर नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट आपने देखी होगी तो ऐसा प्रश्न मैंने करवा रखा है, कहा कि इस नंबर और इस नंबर को जब किसी संख्या m से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक केस में n से s बचता है। 2m - 3n की वैल्यू क्या? देखो
अगर ऐसा कहा जाए इसको 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 डिवाइड करने पे किसी पर्टिकुलर नंबर से शेषफल समान रहता है तो आपको क्या काम करना है, दो दो नंबर का डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस लोगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे 852 इधर आ जाएगा। और इधर डिफरेंस लोगे तो ये 9 में से 8 जाएगा 1, 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ पे 17 में से 3, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 1 हो जाएगा 1491। घटा लेना, ये कितना हो जाएगा 1491। और इन दोनों नंबर्स का ले लेना है एचसीएफ। एचसीएफ 852 कम 852, ये कट जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, और ये बचेगा 6, 639 बचा। 852 को डिवाइड कर दो, इक्कम 639 कितना बचा 213, 213 से 639 कट जाएगा, 213 तियाँ 639। जो एचसीएफ आया ना वही वो लार्जेस्ट नंबर होगी जिससे डिवाइड किया गया था। लार्जेस्ट नंबर कितनी दी गई थी। अब शेषफल निकाल लो। अगर हम 213 से 4546 को डिवाइड करते हैं, 213 दुआ कितना हो जाएगा, यानी ट्वाइस कितना हो जाएगा 426, यानी बचेगा कितना 286। फिर 213 एक कम कितना होगा 213, बचेगा कितना, घटा दो तो 73, यानी शेषफल कितना बच रहा है 73। अब आपसे क्या कहा गया था 2m यानी 426 माइनस 3n यानी 3 तिया 9, 3 7 21, इसको निकालो तो ये आपका कितना हो जाएगा 207। बोलो आंसर आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। अब अगर नहीं समझ में आया तो आपका दिमाग थोड़ा सा कुंद है। मज़ा आ रहा है कैलकुलेटिव पेपर में। कहा गया पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्यू के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि पी प्रोपोर्शनल टू 1/q²। इसका अब जब इन्वर्स हटता है ना, ये जब हटेगा ना भैया तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, यानी इसको बीच में लगा दो बराबर और यहाँ पे लगा दो कांस्टेंट के। कांस्टेंट के। अब आपको क्या दिया, कहा कि अगर q बराबर 4.5 रख दे तो p 1.2 है तो रख दो 1.2 बराबर k बटे p की वैल्यू कितने 4.5, 4.5 का 4.5 गुणे 4.5, यानी यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 1.2 गुणे 4.5 यानी 5.4 हो जाएगा। और 5.4 में 4.5 का गुणा करना है तो 45 चौको 180, इसको ऐसे रहने दो k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपसे कहा गया अगर p बराबर 0.3 हो जाए तो यहाँ पे 0.3 रख दो, तो q की वैल्यू बतानी तो आप यहाँ से लिख लो q² कितना हो जाएगा k/p, या q बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में k/p, यही तो हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी है भैया 5.4 इंटू 0.3, 4.5 इंटू 5.4 था तो ये वैल्यू ये वाली रखी। और बटे में p की वैल्यू 0.3, ये हटाया 3 से 1 कटा 15, 15 बचे 75 और 6 81 का वर्गमूल 9। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया 11 का आंसर कितना आ गया 9। क्लियर। आप जाके आज भी देखना कि मैंने ICAR का पेपर हुआ या CGL का हुआ या CGL मेंस का, मैंने ये प्रश्न जब स्टार बैच पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी बताया था, उसके बाद फिर से बता रहा हूँ। कहा गया एक चक्रीय चतुर्भुज अगर होता है भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पे हों, इसके दो विकर्ण बाइसेक्ट कर रहे हैं, AC भी विकर्ण है BD भी विकर्ण है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसको AC BD को समद्विभाजित करता है। AC अगर BD को समद्विभाजित करता है तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए विकर्ण समद्विभाजित। तो जो समद्विभाजित हो रहा है दोनों पार्ट, वो देखो ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इसकी दोनों भुजाओं, ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इसकी दोनों भुजाओं। अब यहाँ पे बराबर कर दो, यानी आप कह सकते हैं AD गुणे DC, यानी AD गुणे CD, तो CD की वैल्यू दी गई 14, ये बराबर हो जाएगा AB गुणे BC, 14 से कटेगा 1.2 होगा, 1.2 का 21 में गुणा 12 का 12, 12 दूना 24 1 25। आपका उत्तर कितना आ गया भैया 25.2। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया एक धन को कुछ सिंपल रेट पे कुछ रेट % से इन्वेस्ट किया जाता है तो 3.5 साल में इतना हो जाता है, और यहाँ पे 7.5 कर लेना, 7.5 साल में 20,000 हो जाता है। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पे डबल रेट से इतने साल में। सिंपल सी बात है, 3.5 साल में इतना, 7.5 साल में इतना, यानी 3.5 और 7.5 यानी 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 16,160 से बढ़ के 20,000, यानी 3,840 रुपये 4 साल में ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 960 रुपये, 4 9 36 4 6 24। ठीक। अब आपसे ये R% रेट पे, अब कहा गया दर दोगुनी है तो अब ब्याज भी 1 साल का दोगुना मिलेगा, यानी 960 गुणे 2 मिलेगा 1 साल का। और आपसे कितने साल का पूछा गया 2 सही 3/5, यानी 5 दूनी 10 3 13/5 साल का, तो गुणे 13/5 लगा दो, आपका आंसर आ गया। 5 से काटोगे 5 एकम 5
192 आ जाएगा। 192 दूना कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। और इसमें 13 से गुणा करना, 13 चौको 52, हासिल आएगी 5, 13 अट्ठे 104, 5 109, 13 तिया 39 और 10 49, यानी 4992 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न, सिंपल तरीके। अगले प्रश्न में कहा गया एक मोटरसाइकिल है जिसको अगर हम 1,35,000 एक हाथ में दे दें तो ले आ सकते हैं, या फिर 23,880 अगर हम देते हैं, उसे उधार करते हैं, बाकी पैसा उधार कितना करते हैं, 1,12,000 नहीं 1,11,120 रुपये, 1,11,120 रुपये उधार करते हैं। तो उधारी पे क्या करता है डीलर, 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देता है और कहता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें दे देना। तो आपसे कहा गया कि जो किस्त में हमने जो ब्याज दिया वो कितना दिया। देखो किस्त का प्रश्न है तो ओम इंस्टॉलमेंटाए नमः कह देना, और उसके बाद में आप ये मान लें 3 साल की बात हो रही है तो सबसे पहले वो राशि मानो जिसका 15% निकालना, 20। तो अगर हम 20 लेते तो 15% ब्याज यानी 23 रुपये ब्याज लगता, वो 23 रुपये देने पड़ते हैं एक साल के अंत में। अगर 2 साल के लिए बात करें तो 20 का स्क्वायर अगर हम लेते 23 का स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर पे करना पड़ता। और अगर 23 का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर ही लिख लो, ठीक है। और अगर 3 साल के लिए बात करें तो 20 का क्यूब लेते हो, 23 का क्यूब पे करना पड़ता है, हो जाता। अब आप एक बात बताओ, हमने कहा इंस्टॉलमेंट तो तीनों साल में बराबर, यानी 23 क्यूब यहाँ, 23 क्यूब यहाँ, 23 क्यूब यहाँ होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे 23 से गुणा कर लो, यानी 23 गुणे इतना हो जाएगा, ये 23 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 23 के स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये 23 का क्यूब हो जाएगा, 23 का स्क्वायर यानी 529 गुणे इतना हो जाएगा। इस साइड वाला प्रिंसिपल है, इस साइड वाला इंस्टॉलमेंट देके देखो 23 का क्यूब कितना होता है, 529 होता है स्क्वायर, और 12,167 होता है क्या क्यूब। 12,167 पहली किस्त, 12,167 दूसरी किस्त, 12,167 तीसरी किस्त, यानी हमने टोटल कितना पे किया, 12,167 गुणे 3, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 2 20, 3 का नम 3 2 5, और ये 36,501 रुपये। और हमने लिया कितना था, 23 गुणे 20 का स्क्वायर यानी 23 गुणे 400, यानी कि 23 गुणे 400 यानी 9200 यहाँ पे प्रिंसिपल था। 529 गुणे 20 यानी 10,580 इधर था, और 20 का क्यूब यानी 8,000 इधर था। यानी हमने टोटल लिया कितना था, हमने कहा टोटल लिया था इतना, टोटल हमारा प्रिंसिपल था इतना। प्रिंसिपल कैलकुलेट करो तो 10 9 19 8 27 27,780 अगर हम ले रहे हैं तो हम ब्याज के रूप में इंस्टॉलमेंट में चुकता कर रहे हैं 36,501, यानी ब्याज कितना दे रहे हैं, इसमें से इसको घटाओ तो 21 इधर हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 15, 15 में से 7 जाएगा 28, यानी ये हम इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हमने कहा एक बात बताओ, मूलधन हम 27,780 पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम तो मूलधन इतना पे कर रहे हैं, कितना गुना है इसका, देखो 80 चौको 320 यानी 4 गुना है। तो हमने जो ब्याज दिया वो 8721 ना देके इसका 4 गुना दिया, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 84 इधर हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 2 34 हो जाएगा, यानी 34,884 रुपये हमने ब्याज पे किया। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। अब कहा गया एक सिलेंड्रिकल वेसल था जिसकी रेडियस इतनी थी, हाइट इतनी थी, वाटर से भरी थी, उसको हमने रेक्टेंगुलर टब में खाली किया जिसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी। अगर हाइट इतनी होती है तो एक्स की वैल्यू बताएं। आपको मैंने बताया कि अगर सिलेंड्रिकल बकेट था और उसको खाली करके हम किस में खाली करते हैं, क्यूबॉइडल उसमें, ठीक है। तो आपको पता है दोनों केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू रख दो 22/7। तो रेडियस कितनी दी गई थी, रेडियस कितनी दी गई थी 21 सेंटीमीटर, यानी गुणे 21 और गुणे एच कितना ऊंचाई तक पानी भरा था 24। इसको हमने खाली किस में किया, क्यूबॉइड में। तो उसका आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई है 66 गुणे चौड़ाई कितनी है एक्स, चौड़ाई कितनी है यहाँ पे देखो, चौड़ाई है एक्स और ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी भरा 12। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी, 7 से 1 = 3 हो गया, 3 और 22 मिलकर 66 को काट दे रहे हैं, 12 से 1 = 2 हो जा रहा है, यानी x बराबर 21 2 9 42। तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा कि ए कोई कार्य 40 दिन में कर सकता है, ठीक है 40 दिन में कर सकता है, मान लो एक दिन में 10 यूनिट करता है तो 40 दिन में करता है, यानी कि 400 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है 400 यूनिट टोटल वर्क। कहा कि बी जो है वो 20% कम काम करता है ए से, यानी बी एक दिन में करता है 8 यूनिट, ठीक है। और कहा गया सी जो है वो बी से 60% ज़्यादा, 60% ज़्यादा यानी 4.8 ज़्यादा, यानी सी करता है 12.8 यूनिट एक दिन में। अब कहा गया ए और बी ने स्टार्ट करा और 8 दिन तक काम किया, ए और बी मिलके 18 करेंगे, 8 दिन में 144 कर लेंगे, यानी अब बचेगा 256 यूनिट।
और 256 यूनिट कहा गया कि जब ए छोड़ देता है तो बी और सी करने लग जाता है। ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 20.8, तो 256 को करने में 256/20.8 डेज लगाएंगे। ये काटो ये काटो, 16 से काट दो, 16 से काटोगे 16 एकनम 16, 16 3 48, 16 से काटोगे 16 160, 160 में 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एकनम 16, ये बचेगा 13 एकनम 13, बचेगा 3 30, 13 दूना 26, सही 4/13। अब आपसे पूछा कि टोटल कितने दिन लगते हैं, तो 8 दिन तो ये दोनों भाई साहब कर चुके थे और 12 दिन और, यानी कि कितना दिन लगा 20, सही 4/13। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। क्लियर हो गया। 5 अंकों की संख्या ये है, 3 7 11 से कट रहे। अगर ये 3 7 11 से अलग अलग कट रही है तो इनके प्रोडक्ट से भी कटेगी। ये 3 × 7 × 11 आपको पता होना चाहिए 231 होता है। अब 231 से अगर ये कट रही है तो सबसे बड़ी संख्या मान लो, पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप मान लो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर लो, जो एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू उसको डिवाइड करो और जो शेषफल है उसको घटा दो तो हमारी संख्या मिल जाएगी। तो हमारी 4 5 फिर 9 है और एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9 9 लिख सकते। एक बार जाएगा 231, बचेगा कितना भैया 228, फिर 9 कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, सॉरी 9 बार जाएगा, 9 एकनम 9, 9 3 27, हासिल आई 9 दूनी 18 2 20, यानी घटा कितना 201 आ गया, 210, और फिर एक दूसरा वाला 9 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 2079 आएगा, फिर शेषफल कितना बचेगा 30। यानी अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 30 शेषफल बचता है, यानी 30 ना होता तो ये पूरी संख्या कट जाती। 30 घटा दो, यानी 4 5 9 6 9 जो संख्या है वो कट रही है। एक्स की जगह पे क्या आ गया 6, वाई की जगह पे 9, तो आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर 49 प्लस 3xy, 3 छक्के 18 9 है 162, यानी आपका हो गया 162 में से कितना घटा देना 13, यानी कि 149। अब कहा गया 149 का फैक्टर कौन सा है, 149 का फैक्टर देखो कौन सा है, 149 ही आया ना, कितना आया 1 मिनट 36 ये कितना हो गया 9 9 81, 1 मिनट 81 हुआ, 1 मिनट ये हो गया 36 माइनस 81 और प्लस 3xy, यानी 3 छक्के 18 9 162, तो ये 81 हो गया, 81 36 कितना हो गया 107। अब कहा गया 107 का फैक्टर कौन सा है, ये तो पूछा 107 81 117 का फैक्टर कौन सा, तो 117 आपको पता है 9 से कटता है 13 से भी कटता है, तो ऑप्शन में क्या है 13, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 13 हो जाए। क्लियर। कहा गया एक ट्रेन है 42 की स्पीड से चलती है, इलेक्ट्रिक पोल को 27 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है पहले 27 सेकंड लेती थी, अभी 51 सेकंड, यानी ज़्यादा कितना हुआ 24 सेकंड। 24 सेकंड कहाँ जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में, तो आपको पता चल गया टाइम, स्पीड आप गुणा कर दो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बना लो। अरे आप कह रहे हो कि जो ये 24 सेकंड ज़्यादा चल रही है वो देखो अगर किसको पार करेगी, अगर पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L + P के बराबर, यानी ये जो समय का डिफरेंस आ रहा है वो कौन सी दूरी के कारण आ रहा है P, तो आपको पता है टाइम, आपको पता है स्पीड, गुणा कर 6 चौको 24, 6 या 18, 3 से 1 14, 4 × 5 20 × 14 280 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, कितनी 280 मीटर। देखो अगला प्रश्न बहुत सुंदर सा है, कहा गया त्रिभुज ABC में C = 90 अंश है, M और N मिड पॉइंट है AB और AC के, कहा गया CM और BN एक दूसरे को राइट एंगल D पे काटते हैं, अगर BC 9 सेंटीमीटर है, BN की लंबाई बतानी है। देखो ये C है, ये A है, ये B है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उतनी ही आसानी से हम करने वाले हैं। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, ये N है, ये M। आपको पता है अगर मिड पॉइंट है तो मीडियंस हुई, मीडियंस जहाँ पे काटेंगे उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर सेंट्रॉइड D हो गया तो हम कह सकते हैं बी जो D होगा वो BN को 2:1 के रेशियो में काटेगा, यानी अगर ये हिस्सा 2 है तो एक हिस्सा 1, यानी पूरा BN 3 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं BD बराबर हो जाएगा 2/3 ऑफ BN। इतना तो सबको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर हम देखें तो ट्राइंगल BDC जो है, देखो मैं एक ट्राइंगल ये वाला BDC देखो, चूँकि ये राइट एंगल पे काट रहे हैं तो ये BDC जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC जो है वो सिमिलर हो रहा है ट्राइंगल BCN के, हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो B दोनों में कॉमन, C इसमें 90 D उसमें 90 और तीसरा कोण अपने आप बराबर, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC/BN बराबर BD/BC कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी BC² बराबर हो जाएगा BD × BN, या हम कह सकते हैं BC बराबर हो जाएगा √ में BD × BN, BD की वैल्यू कितनी है 2/3 × BN,
ये हो गया बी डी की वैल्यू और गुड़े बी एन। तो बी एन तो यहाँ से आ जाएगा बाहर, या देखो रूट क्यों निकाला, ठीक है। या बी सी स्क्वायर, अब बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी सी की वैल्यू रख दो, बी सी हो गया 9 का स्क्वायर 81 बराबर बी डी की वैल्यू कितनी है 2/3 बी एन, यानी ये 2/3 बी एन गुड़े बी एन पी एन स्क्वायर, यानी यहाँ से बी एन कितना हो, बी एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 गुड़े 3/2, यानी बी एन कितना हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9 √3/2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी यहाँ से बी एन बराबर कितना हो जाएगा 9 गुड़े √3 में √2 का गुणा √6/2, यानी 9 √6/2 आपके बी एन की वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गया। एक बार हमने सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट लगाया, एक बार सिमिलरिटी हमारा आंसर आ गया। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बी सी स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू बी एन, बी सी स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू बी एन। या आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि जो बी एन होता है वो बराबर होता है 3/2 किसका, बी सी का, इस √3/2 बी सी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। बस क्या होना चाहिए, ये राइट एंगल होना चाहिए और इसके जो क्या होना चाहिए, इसके जो मीडियंस होने चाहिए वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना। क्लियर। पहली 26 संख्याओं का एवरेज, मतलब टोटल 26 संख्याओं का एवरेज इतना है, पहली 15 का एवरेज इतना है, लास्ट 12 का एवरेज इतना है। 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज कितना बचेगा। देखो 15, पहली 15 और लास्ट की 12 जोड़ोगे 27 संख्या है हमारे पास। जब 26 संख्या है 27 कहाँ से हुई। आप कहते हैं, ऐसा प्रश्न आपने सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में कराया था और समझाया भी था कि आपको क्या काम करना है। कहा गया 15वीं संख्या निकाल दीजिए, 26 संख्या थी, एक संख्या निकल गई, अब बची कितनी 25 संख्या। अब इन 25 संख्याओं का योग कैसे आएगा। आपने कहा 26 संख्याओं का अगर एवरेज 54.5 है तो उनका योग हो जाएगा 26 गुणे 54.5, ठीक है। पहली 15 का अगर एवरेज 50.4 है तो उनका योग हो जाएगा 15 गुणे 50.4 यानी 756। लास्ट 12 का एवरेज अगर 62.5 है तो उनका योग हो जाएगा 750, क्योंकि 12 छक 72 और 30 और। अब एक बात बता, पहली 26 ये दोनों मिलके 15 12 27 हो रही हैं। क्या काम करें, अगर हम पहली 26 का 2 गुना कर दें तो 52 संख्याएं हो जाएंगी और 52 में से 27 संख्याएं घटा दें तो कितनी बचेंगी 25। और वो 25 कौन सी होंगी, जब 15वीं संख्या को निकाल देंगे तो जो संख्या बचेंगी उनका। तो आपका एवरेज यहाँ से आ जाएगा। एवरेज कैसे आएगा, देखो 54.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये 54.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 109। 26 गुणे 109, 26 गुणे 110 कितना हो जाएगा 11 छक्के 66, 11 9 22, 110, ये कितना हो जाएगा 2200, 660, 2860। 2860 में से 26 घट जाएगा 2834 हो जाएगा। इसमें से घटाना कितना है 7 7 14 1 15, 1506 घटा दो और 25 से डिवाइड कर दो, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 1328/25, 25 पंचे 125। आपका बचा कितना 778, 25 तियाँ 75, 25 दूना 25, 53.12 आपका एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53.12 आपका एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53.12 आपका एवरेज हो जाएगा। ये कहा गया एक दुकानदार 12% की छूट देके 264 में बेचता है। 12% छूट मतलब 88% पे बेचा तो 264, 1% 3 रुपये, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100% यानी 300। क्योंकि अगर कोई छूट ना देता तो उस पर 20% का लाभ होता है, यानी सीपी पे 20% लाभ मतलब सीपी का 6/5 पे बिकता, अगर 300 का बेचता तो यानी सीपी कितना हो जाएगा 250। अब कहा गया कि अगर वो अभी भी, ठीक है सॉरी हाँ, अब कहा गया, आपसे कहा गया कि 20% का लाभ होता है। ये देखो 20% का लाभ होता है। कहा गया अगर क्रय मूल्य 20% कम हो जाए, यानी 250 से 20% घटे यानी 50 रुपये कम यानी 200, और पहले की तरफ लाभ लेना चाहिए यानी 20% का लाभ यानी 40 रुपये और में बेचना चाहे तो कितने का बिकेगा 240। उत्तर आ गया। सिंप्लीफाई करना है। ऑफ सबसे पहले होता है 10 ऑफ 5 50, 50 10 पे डिवाइड होगा 1/5, यानी लिखा है 5 - 1/5। ब्रैकेट में 12 - 15 -3 का 4 में गुणा है -12, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ यानी +12। ठीक है, 1 मिनट पहले देखो, ये -3 हो गया तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ यानी +3, गुणे 4/10 यानी कि 12/10 यानी 2/5 लिखा हुआ, प्लस 15 में 30 से डिवाइड 1/2, 2 का गुणा 1, 5 में से देखो 5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 यानी कि +5/5 यानी 1, तो 5 + 1 + 1 यानी 5 2 7 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा उत्तर 7 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। टंकी और रिसाव वाला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। कहा गया कोई पाइप ए है 9 घंटे में भर सकता है किसी टंकी को,
बी है 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कहा गया दोनों को एक टाइम पे खोल दिया गया। कुछ टाइम बाद पता चला कि एक लीक था जिसके कारण टंकी को जो लीक है वो फुली फिल्ड टैंक को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कहा गया उसके बाद रिपेयर कर दिया गया। ठीक है, अब कहा गया कि अगर इफ द टैंक गॉट फिल्ड इन टोटल टाइम ऑफ 6 आवर्स, यानी टोटल 6 घंटे लगे टंकी को भरने में, तो कितने टाइम बाद लीक को रिपेयर किया गया। देखो 9, 15 और 22.5 का एलसीएम ले लो, 45 लीटर टोटल टंकी की धारिता, यानी 9 घंटे में 45, 1 घंटे में 5, 15 घंटे में 45, 1 घंटे में 3, और ये 22.5 में 45 खाली करता है, यानी 1 घंटे में 2 लीटर निकालता है। अब देखो अगर 45 को भरने में 6 घंटे लगे, यानी 1 घंटे में 7.5 लीटर भरा जाता था। आपने कहा कि भैया एक बात बताओ, छोड़ो वो सब छोड़ो, हमने कहा कि टंकी कुल 6 घंटे में भर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा अगर तीनों एक साथ काम करेंगे ना तो कितना पानी भरा जाएगा, 5 और 3 भरा जाएगा और 2 निकल जाएगा, यानी 1 घंटे में 6 लीटर भरा जाएगा। हम मान लेते हैं x घंटे बाद छेद को रिपेयर किया गया, यानी x घंटे तक 6 लीटर भरा गया, यानी 6x इधर भर गया, और जो बचा समय कितना बचा, 6 - x घंटे, उसमें कौन काम करेगा, लीक तो खत्म हो गया, यानी अब 8 काम करेगा और हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। यानी हमारा 6x और प्लस यहाँ पे देखो 6x + 48 - 8x बराबर 45 हो गया, यानी 2x बराबर हो जाएगा 3, यानी x बराबर 1.5, यानी कितने घंटे बाद रिपेयर हुई टंकी, 1.5 घंटे बाद। समझ आया। हमने कहा ये 5 भरता है, ये 3 भरता है, ये 2 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। हमने कहा कि भैया अगर 6 लीटर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 लीटर, यानी लीक भी काम कर रहा हो। हमने कहा x घंटे बाद मान लो ठीक किया गया, तो x घंटे तक लीक भी काम कर रहा था, यानी कितना पानी भरा जाएगा, 6x, और उसके बाद लीक को ख़त्म कर दिया गया, लीक बंद हो गया, तो अब आपका a और b ही काम करेंगे, यानी जो कि 8 लीटर 1 घंटे में भरेंगे, तो 8 अगर x घंटे पहले काम हो चुका है तो 6 - x घंटे बचे, टोटल 6x इंटू प्लस 8 इंटू 6 - x बराबर 45, यहाँ से x आ गया 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे बाद रिपेयर कर दिया। आई होप आपकी अब वो डिमांड खत्म हो गई हो कि भैया टफ पेपर करवाओ। टफ, इससे ज़्यादा टफ तो आपका क्या ही सीजीएल मेंस भी इवन नहीं आएगा। ठीक है, स्टार बैच की क्लासेस की प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत सारे एक्सपेक्टेड पेपर, CHSL, CPO, CGL, फेज 8, CGL मेंस, सबके शॉर्ट पेपर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनको जरूर देखें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो थर्ड सेट बहुत जल्द आपको